दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 8वां करने वाले हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए गए हैं और बहुत बेसिक लेवल से बताए गए हैं, ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 20 एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी ताकि आप उसकी एग्जाम में धज्जियां उड़ा सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, यदि x इंटू इतना है इज इक्वल टू में है y इंटू इतना है, जहां x और y सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले, कुछ भी कॉमन ना निकले। अब कोई कह देगा सर जी एक तो कॉमन निकलता है सबका। अरे भैया, एक तो सबका कॉमन निकलता है, तो एक तो कॉमन ही नहीं निकालना है। एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन ना निकले, ठीक है, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तब x माइनस वाई का मान निकालना है आपको। क्वेश्चन है कि x और साथ में है 243, बराबर में है y, और यहां है 867। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब फैक्टर करेंगे, उसके बाद बाहर करेंगे। तो अगर हम 243 का करते हैं फैक्टर, 243 का, तो ये किससे कटेगा भैया? 3 से कटेगा। 3 अठे 24, 27 फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 से फिर 9 आ जाएगा, और फिर 3 से मेहनत से काटिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, खत्म। इसका मतलब 3 की घात 5 आई है। चाहे आप ऐसे लिख दो, या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख दो, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिखिएगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि भैया जी ये निकालना है बाहर, और जो चीज पेयर में रहेगा वो हो जाएगा बाहर। देखो यहां से एक बार 3 बाहर, एक बार 3 बाहर, कुल मिला के 9 आ गया बाहर, सही है। यहाँ x है, एक बार यहां से 3 बाहर आया, एक बार यहां से 3 बाहर आया, और ये बेचारा नन्हा मुन्ना सा अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। आगे देखते हैं 867 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकालते हैं। 7 6 13 8 21, किससे कटे भैया? 3 से कटेगा, काट लो। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 9 27। अब किससे कटेगा? 19 है, देखो 8 2 10 9 19, 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, ये सम संख्या है, सॉरी ये विषम संख्या है, और सम संख्या तो कभी कटेगी नहीं। 5 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 रहेगा, तब ना 5 से कटेगा। 6 से कटेगा नहीं, जब 2 से नहीं कटा 6 कैसे कट जाएगा? 3 से नहीं कटा 6 कैसे कट जाएगा? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही तो 6 से कटेगी। अब 7 से देखते हैं, 7 चौका 28, नहीं कटा भैया। अब क्या करें? सर जी 17 से कटेगा, क्योंकि 289 है, 17 का वर्ग है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। अब देखो यहां से ये तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया 17 का, इसका मतलब इधर से 17 निकल आया, पहले से y बैठा हुआ है, साथ में 17 भी आ गया है, और ये बेचारा 3 फिर अकेला रह गया। ये इसीलिए अकेला रह गया है ताकि दोनों तरफ होने की वजह से आप इसको काट सके, इसीलिए रह गया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ऐसे कैसे काट दिए? अरे भैया इधर गुणे में है, मेहनत से इसको इधर ले जाके पटक दीजिए, नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सही है। चाहे ऐसे काटो चाहे वैसे काटो। हमारे पास देखो 3 त्रिका 9, x बचा हुआ है, बराबर में 17y। लेकिन सर जी ये तो अभी क्लियर ही नहीं है, अब कैसे काम चलेगा? अब यहां पर x रोक लो और y इधर रोक लो, बराबर में 17 पहले से है, ये 9 इधर आ रहा है, खत्म हो गया। ये जो ऊपर वाला है ना वो x की वैल्यू है, और नीचे वाली जो है ना वो y की वैल्यू है। x का मान 17 और y का मान 9, तो कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ, अंतर। तो बस काम खत्म है, 17 में से 9 निकाल देंगे भैया जी, उत्तर आ गया 8। इतना नन्ना मुन्ना सा है, कौन सा सही है? सी वाला सही है। बस खाली देखने में अजीब लग रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करिए, सिंपल करिए, आंसर अपने आप बाहर निकल आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये है x की पावर 4 माइनस 254।
चप्पल लिखा है भैया, मोदी जी लिखे हैं 56 इंच वाले, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक सार गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें भी गुणनखंड होना चाहिए, इसमें भी गुणनखंड होना चाहिए, इसमें भी गुणनखंड होना चाहिए। सबसे पहले अगर इसका गुणनखंड आता है तो कर लीजिए, इसका गुणनखंड आता है तो कर लीजिए, इसका गुणनखंड आता है तो कर लीजिए। देखिए एक ऐसा गुणनखंड जो तीनों में पाया जाता है वो हमारा आंसर हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा आसान बता दें। अच्छा पहले वो वाला सीख लो, जैसे गुणनखंड करना। देखो थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि सर जी इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 256 को हम ऐसे लिखेंगे 16 का वर्ग। सही है। अगर हम इस पूरे को a मान ले तो ये a का वर्ग है माइनस b का वर्ग है, यानी एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी एक बार रहेगा एक्स स्क्वायर में प्लस 16 और एक बार ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर में माइनस में 16। सर जी यहाँ तो फार्मूला नहीं बनेगा, फिर से बन गया। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 16 और एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का वर्ग, ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहां तो पटक देंगे जो था वही, और यहां एक बार जोड़ो एक बार तोड़ो मतलब घटाओ, है ना भैया। चलो x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 और दूसरे में x माइनस 4। ये इसका गुणनखंड आया है, ताजा एकदम गर्मा गर्म, है ना। दूसरा वाला देख लो, दूसरा कहाँ कर दें, ये उसके लिए हो जाएगा, ये उसके। अच्छा दूसरा वाला तुम नीचे आ जाओ भैया। नीचे क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, वैसे ये आसान है, माइनस 12। इसका अलग कॉमन, इसका अलग कॉमन ले लो, काम खत्म। यहां से अगर देखोगे तो x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ x बचेगा माइनस में 4 बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 3 कॉमन है, इसका मतलब x माइनस 4 बचेगा। ये देखो x माइनस 4 x माइनस 4 एक ब्रैकेट में कर लो, और जो बच गया उसको अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आया ताजा ताजा इसका फैक्टर। और एक बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, 17 नहीं है सर जी, 7x है प्लस में 12 है। अरे ये तो द्विघात समीकरण है, गुणनखंड करना है। 12 एकम 12, 12 को 7 बनाना है, यानी 4 तिहाई 12, 4 धन 3 से सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। अगर आप इस स्टेप को काटना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, क्या सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में 3x प्लस में 12। ठीक, यहां से दो का कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और माइनस 3 यहां से फिर से कॉमन लेंगे तो यहां इतना आ गया, यहां इतना आ गया। अरे भैया आराम से लो, x माइनस 4 x माइनस 3, ये भी आ गया गर्मा गर्म ताजा ताजा। ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। बताओ कौन ऐसा ब्रैकेट है जो इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, वो हमारे आंसर में भी पाया जाएगा। कौन ऐसा है? तो दिखाई पड़ रहा है कि x माइनस 4 x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4, यही हमारा x माइनस 4 आंसर हो गया, यानी डी वाला। इसका थोड़ा सा शॉर्ट, अगर आपको करना गुणनखंड ही है ना तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट। सर जी हम ऐसा भी कर सकते थे कि सिर्फ 2 का निकाल लें, सिर्फ 2 का, चाहे इन दोनों का निकाल लो, चाहे इन दोनों का निकाल लो, चाहे इन दोनों का निकाल लो। देखो उन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा, उन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कॉमन है वो तीसरे में भी कॉमन होगा, तभी तो आंसर रहेगा। सही है, जो दोनों में कॉमन मिले उसी को ठोक दिया करो। इतना समझ में आ गया? चाहे इन दोनों में देख लो x माइनस 4 है, चाहे इन दोनों में देख लो x माइनस 4 है, चाहे इन दोनों में देख लो x माइनस 4 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन सर जी इससे भी आसान एक तरीका है। क्या है वो तरीका? उसका नाम क्या है? नाव गांव इलाका उलाका क्या है सर जी? बहुत ही आसान है। देखो गुणनखंड तभी होता है जब उसकी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ जाए। जैसे x माइनस 4, आपने कहा कि सर जी x माइनस 4 जो है वो इसका गुणनखंड है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना आंसर है, x माइनस 4। अपनी तरफ से 0 बढ़ा दो, इधर बराबर में 0 कर दो, और यहां से x का मान कितना आ गया, 4। अब इस 4 को उठाओ, ले जाके x की जगह पे रख दो, देखो आंसर 0 हो जाएगा। हम आपको चेक कराते हैं, देखो ये 4 का वर्ग है, माइनस 7 गुणे में 4 प्लस में 12, सर जी ये है 16, माइनस में 4 सते 28 प्लस में 12, ये दोनों गधावे जुड़ गए, इसका मतलब हो गया 28, 28 माइनस 28 बराबर में आ गया 0। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान हम इसमें रखते हैं, आंसर 0 आता है, तो वो गुणनखंड माना जाएगा। सही है। x की ऐसी वैल्यू जो यहां पर पटकने पर आंसर 0 कर दे, उसको इधर लाने पर वो गुणनखंड हो जाता है। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब दूसरा तरीका ऐसे था कि आप ऐसे सोच सकते थे, देखो यहां x प्लस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, यहां उधर करेंगे माइनस 3 आएगा, यहां उधर करेंगे प्लस 3 आएगा, यानी 3 और माइनस 3 रखना है, 3 और माइनस 3। तो जो गुणनखंड सबका रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, तो सबको 0 बनाएगा। इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड पूछ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ सबको 0 बनाएगा। तो अगर हम यहां से उठाएं 3, मान लेते हैं 3 उठाए, यहां रखे, 3 की घात 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81 होता है। 81 में से 256 माइनस करेंगे, 0 आएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको 0 नहीं बना पाएगा। ये जो 3 वाला है, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, 0 नहीं बना पाएगा। अब मसला कहां आया, x प्लस 4 और x माइनस 4 में। प्लस वाला रख के चेक कर लो, प्लस वाला रख के चेक कर लो, अगर 0 आ गया बस खत्म, एकदम खत्म, वही आंसर लगा दो। और अगर उससे 0 नहीं आया तो अगला वाला ठोक दो। सही है। जैसे जैसे देखो, अगर x माइनस 4 बराबर 0 है, x बराबर 4 आ गया, तो यहां ले जाके रखो, 4 की घात 4 का मतलब होता है 256, माइनस 256, इसका भी आंसर 0 आएगा। 4 की घात 3 का मतलब होता है 64, और यहाँ देखो 16, 16 चौका 64, ये भी 64 माइनस 64, ये खत्म हो गया। 4 तिहाई 12 माइनस 12, ये भी खत्म हो गया, मतलब इसमें भी 0, इसमें भी 0, सबको 0 बना देगा। तो तरीका ये है कि अगर आपको गुणनखंड आता है तो पूरा गुणनखंड करिए, तब देखिए। नहीं तो सबसे आसान ये है कि किसी एक को उठा लो, पट को देखो सबको 0 बना रहा है कि नहीं, अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो अगला ऑप्शन। बस ये सबसे शॉर्ट तरीका है, बाकी नहीं तो आपकी मर्जी है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है कि बहुपद 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल जो है वो इतना आता है, जहां k बराबर है। इस k का मान आपको निकालना है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा है। देखो इतने से इतने में भाग देना है, फिर भागफल जो आता है, यानी जो ऊपर आता है वो ये चीज आता है। कह रहा है 2x स्क्वायर तो आएगा, उसके साथ में जो आएगा वो बताओ क्या रहेगा। ठीक है, एक तरीका सुनो। पहला कि सर जी लाओ के हटाएं, यहां पे ये रख दें, उसके बाद इन दोनों का गुणा कर दें, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर ये वाला सही रहे ना तो तीनों में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है, लाओ सर जी इसको भाग दे लेते हैं। 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। एक तरीका और है, चलो बता ही देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी लग रहा है भूल गए क्या। देखो भैया, अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड टुकड़ा करेंगे, तो एक गुणनखंड ये आएगा, दूसरा कुछ और आएगा, वही हमारा आंसर होगा, उससे मैच कराना पड़ेगा। लेकिन इसको गुणनखंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। 4x प्लस 1। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर जी ऊपर लिखा क्या जाता है। देखो जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान से देख लो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या बनाना है, ये बनाना है, इससे भाग देना है। इसका पहला क्या है, 8x क्यूब है, इसको साइड में ले चलो। इसका पहला क्या है जिसे आप भाग देना चाहते हो, 4x, तो 4x से भाग दे लो। ठीक, इसके पहले में इसके पहले से भाग देना, बस बात खत्म। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x एक बार है, यहां 3 बार है तो 2 बार बच गया। इसका मतलब 2 बचा है, x स्क्वायर बचा है, 2x स्क्वायर, काम खत्म।
कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस क्या करना है, जो चीज बनाना है उसका पहला वाला ऊपर रख दो साइड में, और जिससे बनाना है, जिससे भाग देना है, उसका पहले वाले से भाग दे दो, काम खत्म। जो चीज बच रहा है वो ऊपर पटक दो। जैसे हमारे पास 2x² बचा है वो हमने ऊपर पटक दिया। अब इस 2x² का दोनों में गुणा करेंगे। 2x² का 4x में आंख बंद करके गुणा उड़ा मत करो, यही ऊपरा वाला ठोक दो। लो सर जी। अब ये अगला +1 में इसका गुणा कर दो, तो +1 से इतने में गुणा होगा तो 2x² ही रहेगा। यहां इसके बाद घटाते हैं तो घटाव में निशान बदल लेते हैं। जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस रहता है उसको प्लस। जैसे ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस। अब जो पुराना निशान है उसको भूल जाओ, जो नया है उससे पढ़ा जाता है। ठीक है, 8 ये वाला तो कट गया पहले ही। देखो ये माइनस तो है, ये -6 है। माइनस तो -6 माइनस के 8 हो गए, और साथ में x² बैठा रहेगा। और अगर आप चाहते हो पूरा नोट करना तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो हो गया। अब फिर क्या ऊपर लिखें, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है, -8x² है सर जी। इसका पहला क्या है, 4x है, तो यही साइड में भाग दे लो ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x एक बार है, यहां 2 बार है, तो एक बार बच गया। माइनस बचा है, 2 बचा है, x बचा है, यही -2x यहां ठोक दो। सही है, इसको गायब कर दो क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। -2x का गुणा आप दोनों में करेंगे। पहला यह वाला जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, आंख बंद करके ऊपरा वाला ठोक दिया करो। खाली दूसरे के वाले में गुणा करना है। प्लस का माइनस में तो माइनस हो गया, 1 का 2x में तो 2x हो गया। माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस। अब ये लाइन, ठीक है भैया, ये दोनों हो गए शहीद। प्लस का 10 प्लस का 2 कुल मिलाकर के 12x, और साथ में है 3। अब क्या लिखें, कोई टेंशन नहीं। इसका पहला क्या है, 12x है। इसका पहला क्या है, 4x है। इसको यही शहीद कर दो। 4 एकम 4, 4 3 12। सर जी +3 है, -3 कुछ नहीं, इसका मतलब +3, तो +3 यहाँ ठोक दो। अब क्या इसका इसमें गुणा करें, नहीं सर जी, वही नोट कर देंगे और का जो ऊपर वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस खाली दूसरे के में गुणा करेंगे। 3 एकम 3। लो भैया, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस। अब क्या हो गया, दोनों हो गए शहीद। ये तो पहले ही रेस हो गया था, ये तो खाली अपने फायदे के लिए हम लोग करते हैं। देखो भागफल कितना है, 2x² -2x प्लस में 3 आया, इतना आया। वो कह रहे हैं इतना नहीं आएगा, कितना आएगा, 2x² प्लस में k आएगा। हमने कहा रुको, 2x² आपका तो ये हो गया, ये तो सही है। अब इसका मतलब k आ रहा है, तो हमारे पास k का मान देखो, k की जगह पे कितना आ रहा है, -2x + 3 आ रहा है सर जी। इसका मतलब यही फाइनल आंसर है। 2x² तो दोनों में है, ये जो प्लस k है वो इतना है, इसका मतलब k का मान -2x + 3 है। देख लो कहाँ है -2x + 3, -2x + 3 कहीं नहीं सर जी, है ये नहीं। अरे भैया देखो, -2x -3 गलत, +2x गलत, -2x है ना, -2x देखो यहाँ है, प्लस का 3 यहाँ है, इसका मतलब यही राइट आंसर है, ये तो गलत है। समझ में आ गया, इस तरीके से हम भाग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फार पे क्या है भैया, यदि इतना बराबर इतना हो तो एक मान बताइए तब जाने। बहुत ही आसान है, देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 13 का वर्ग, आपको पता है 13 का वर्ग कितना होता है, 13 तेरहिया में 169 माइनस 5 का वर्ग 25, और इस पूरे की घात है 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की 3 है, चाहो तो आप 216 लिख दो या चलने दो ऐसे ही 6 की घात 3। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ऐसे ही चलने दो, गुणे में ए। सर जी 169 में से 25 निकाल दें, निकाल दो भैया, 144 आ जाएगा। इसकी घात है 3/2, बराबर में है 6 की घात 3। अगर किसी को भी तकलीफ लगती है, लो खुश हो जाओ, अगर नहीं तकलीफ है तो 6 की घात 3 लिख दो, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, चलो भैया इससे आसान थोड़ा सा 6 की घात 3 ही लिख देते हैं। 6 की घात 3 गुणे में ए। सर जी यहाँ पे देखो, ये 12 का वर्ग है, तो हम इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो बाहर है 3/2, बराबर में है 6 की घात 3
गुणे में ए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर जी को ये कैसे समझ में आया 144 12 का वर्ग है, क्यों नहीं टुकड़ा कर दिए? हाँ भैया, टुकड़ा कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, लेकिन अपने माइंड में ये चीज जरूर रखिएगा, जो घात होती है अगर वो बटे में है, बटे में, तो हमेशा उस बटे वाले को काटना है, तभी वैल्यू निकलेगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो नीचे बैठे हैं महाराज, इनको हटाओ, इनका सत्यानाश करो। तो इसीलिए हमने पावर 2 बाहर अंदर से निकाला, तो बाहर वाले का सत्यानाश करेगा। ठीक, अब क्या होता है सर जी, ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर की पावर है, इसका मतलब गुणा होता है। तो चलो 12 की घात 2 गुणे 3/2 बराबर में 6 की घात 3 गुणे में ए। ये ऊपर नीचे शहीद हो गया। अब हमारे पास नन्हा मुन्ना सा 12 की घात 3 बराबर में 6 की घात 3। अगर आप ऐसे काटे तो चाइना वाला उठा ला जाएगा आपको, ऐसा ना करिएगा भैया। ये आ गया। ए का मान पूछा है सर जी, तो ए का मान नोट कर लो, ये ऊपर है, इसको नीचे भेज दो। 12 की घात 3 और 6 की घात 3। कुछ लोग कहेंगे रुक जाओ सर जी, तनी रुको तो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, सही है। तो हम कहेंगे अच्छा ये बताओ, जब 6 से 12 कट गया है तो तीनों काट दो, डायरेक्ट आंसर देखो, दो ये ठोक के चले आओ। अरे भैया ऐसा ना करिएगा, जुल्म आप कर देंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी, बनाने वाले को बड़ी तकलीफ हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे नहीं काटा जाता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 की घात 3 है, इसका मतलब 12 है, गुणे में 12 है, गुणे में 12 है, और बटे में 6 की घात 3 है, इसका मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 है। सही है। 6 से 12 शहीद हुआ, इस 6 से इस 12 को शहीद कर दो, इस 6 से इस 12 को शहीद कर दो। अब हमारे पास आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 2। चाहे आप 8 लिखो या फिर 2 की घात 3 लिखो, हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है भैया, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था, कहीं गलती से कुछ काट मत दीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर वो गधा काट लेगा। सही है, चलो नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, मतलब जितने का खरीद के लेके आया उसे 40% बढ़ा दिया है, तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, बढ़ाने के बाद फिर 40% छूट दे देता है। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि बताओ। देखो, पहले तो ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा होगा, किसी चीज को बढ़ाओ फिर उतना ही घटाओ। ध्यान से सुनो, अगर किसी चीज को उतना बढ़ा रहे हो, सॉरी, जितना आप बढ़ा रहे हो उतना फिर से घटाओगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा, हमेशा आपको नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? ध्यान से सुनो, कितना आपने बढ़ाया है? 40। इसी 40 को 2 बार लिखिए, बटे में 100, इतने प्रतिशत का नुकसान होगा, इतने प्रतिशत नुकसान होगा, इतने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है भैया, हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी चीज को आप बढ़ा रहे हैं फिर उतना ही माइनस कर रहे हैं, उतना ही प्रतिशत माइनस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आपको हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। और कितना? अरे जितना बढ़ाया उसको डबल कर दो। 40 बढ़ाए थे तो 40 गुणे 40 बटे में 100। समझ में आ रहा है? अगर फार्मूला आप लिखना चाहते हैं कि किसी चीज को n प्रतिशत बढ़ाया फिर n प्रतिशत घटाया, जितना बढ़ाओ उतना ही घटाना है, याद रखिएगा, तो हमेशा इतने प्रतिशत का नुकसान होगा, इतने प्रतिशत की हानि होगी हमेशा। ठीक है, काट देते हैं भैया, ये 0 से 0, ये वाला 0 इससे, 4 चौक कितना हो गया? 16। 16% का नुकसान होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। सर जी थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ, तो आराम से सीख लो। देखो, एक तरीका है कि एक्स वाई जेड फलाने ढिकाने पता नहीं क्या क्या मान के लोग करते हैं, लेकिन प्रतिशत का जब भी प्रश्न रहे तो हमेशा 100 मान के करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि उसका सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है। कितना है भैया? 100 रुपए है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से यानी 100 रुपए से 40% अधिक पर अंकित करता है। इसका 40% 40 रुपया होगा, इसीलिए 100 माना गया है ताकि वैल्यू लेने में आसानी रहे। तो अब
अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा सर जी? वो कह रहा है 100 रुपए का तो खरीद के लेके आया है, इस पे बढ़ा रहा है 40, इसका मतलब ये हुआ अब उसका अंकित मूल्य हो गया 140, सॉरी प्रतिशत नहीं, 140 रुपए। ठीक है, उसने लिखा है 140 रुपए, कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। अब इस पर 40% की छूट देता है, हम निकालते हैं 40% की छूट, 140 का 40% निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये जीरो इस जीरो से, इस जीरो से, 14 चौका 56, कितना आया? 56। 56 रुपए घटाना है, 56 रुपए माइनस करना है, क्योंकि 40% बट्टा देता है। 140 का 40% बट्टा हो गया तो 56 रुपया लेगा नहीं। तो सेलिंग प्राइस देखो, विक्रय मूल्य देखो, लिखा हुआ है 140, 56 रुपए लेने वाला नहीं है, छूट दे रहा है। तो सर जी आ गया ये तो कितना, ये आ गया 84। ये क्या हो रहा है? ये आ गया 84 रुपए। अब थोड़ा सोच के देखो, 100 रुपए का सामान 84 रुपए में बेच रहे हो, 100 रुपए का सामान 84 रुपए में बिक रहा है, 16 रुपए अपने घर से जा रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है 16 रुपए की हानि। सही है। कुछ लोग यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर जी 140 का 40 नहीं लिया गया है तो 60 लिया गया है, डायरेक्ट निकाल दें। डायरेक्ट निकाल सकते हो भैया, 140 का 60% निकाल दो तब भी आंसर 84 आएगा। सही है, समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखेंगे, जितना बढ़ा रहे हो उतना प्रतिशत अगर घटाओगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। अगर किसी ने 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया तो बताओ कितने प्रतिशत का नुकसान या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जल्दी से बताओ भैया। 40 के बजाय अगर ये 20 होता तो आपका आंसर कितना होता? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भैया इसका आंसर। 20% अगर बढ़ा फिर 20% कम हुआ तो बताओ आंसर कितना आया? यही क्वेश्चन आपसे फेंका जा सकता है, आपको दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको डाउनलोड कराया जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या कि किसी वर्ग की भुजा या आयत की भुजा लंबाई को 20% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20% कम किया गया, बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपने बता दिया होगा कि सर जी 4% की हानि हो रही है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य बताओ। अच्छा, पहले बहुलक निकालना है, फिर माध्यक निकालना है, फिर परिसर निकालना है, फिर जब ये तीनों गधावे आ जाएंगे तो उनका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि लिखा हुआ है माध्यक, जिसका नाम होता है माध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन या मध्यांक। ठीक, देखो माध्यक निकालने से पहले हमें अपने डेटा को अरेंज करना पड़ता है, बेटा को नहीं डेटा को। ठीक है, डाटा नहीं होता है, डेटा होता है भैया, आंकड़ा। ठीक, चलो इसको अरेंज करते हैं, या तो बढ़ा के लिखो या तो घटा के लिखो, ऐसे बनना दो। सही है, चलो सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं 1, उसके बाद 2 का नंबर 1 बार 2 बार, और कहीं होगा तो बताइएगा, 1 2 और कहीं है 3 नहीं है, 1 2 3। ठीक है, 4 4 4 और कुछ बच रहा है। चलो 6 का नंबर आएगा आई थिंक 6, उसके बाद 2 टाइम्स 8 है, 8 8, फिर 9 14 है। लिखने के बाद एक काम जरूर करिएगा, हमेशा मैच करा लिया करिए कि हमारे पास जो नंबर्स हैं टोटल हैं कि नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 2 4 6 8 8 5 13 सही है। सर जी पहले क्या निकालना है? बहुलक यानी मोड। बहुलक, बहुलक एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक। सर जी कौन है? 4 है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर माध्यक आपसे पूछा है, यानी मीडियन आपसे पूछा है। मीडियन, माध्यक का मतलब बीच वाला नंबर। आशा रानी, आशा रानी के डायलॉग है ना भैया, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में जो है वही हमारे साथ है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, 2 2 को इधर से हटाओ, 2 और हटाओ, ऐसे किया करिए। कभी भी आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है,
काम खत्म। इसमें भी बीच में कौन आया, 4। अगर बीच में कोई नहीं है तो पड़ोसी को उठा लाया करो, बगल वाले दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, आंसर ले लो। ठीक, चलो आगे है परिसर यानी रेंज। परिसर, परिसर यानी रेंज, ये क्या होती है? रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका, सबसे बड़का है देखो है, सबसे छोटका ये देखो है 14 माइनस 1, तो आंसर इज 13। ये तीनों आ चुका है। कह रहा है इनका माध्य बताओ, इन सब का माध्य से पूछा है। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इन्हीं तीनों का निकालना है तो इन्हीं तीनों को तो जोड़ना पड़ेगा। तो 4 धन 4, 4 धन 4 धन 13, धनतेरस नहीं भैया, और बटे में 3, तो यहां से 4 4 8, 13 8 21, और बटे में 3, तो ये शहीद होकर के उत्तर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7, माइकल बेमन। चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और याद करके जाइएगा। इस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर ले करके आना है, उससे छीनना है, वापस नहीं जाने देना। इस पे तो याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड यही है कि दशमलव में चेंज करो, देख लो। ठीक, चलो हम इसको दशमलव में चेंज करते हैं। माइनस तो आएगा ही, 6 का पहाड़ा 5 में नहीं गया तो दशमलव आ गया, 50 हो गया, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, बस करो, रहने दो, नहीं तो आता रहेगा। इसके बाद इसको देखते हैं, 8 का पहाड़ा 7 में नहीं गया तो दशमलव आ गया। अब ये हो गया 70। 70 समझ गए किस चीज का दाम है? हाँ, बहुत समझदार है। 8 28 64, फिर 6 8 7 56, फिर 40, है ना, खत्म। सर जी आगे इसका कैसे चेंज करेंगे? अरे बहुत आसान है भैया। चलो इसका देखते हैं, -11/12, उसके बाद है -17/24, 5/6, -3/4। हम फालतू मेहनत सब में नहीं करेंगे, एक एक को चेक करते हुए चलेंगे। देखो माइनस तो आएगा, 12 का पहाड़ा 11 में नहीं जाएगा तो दशमलव आएगा, 110 हो गया, 12 9 108, खत्म, उत्तर हो गया। सर जी कैसे उत्तर हो गया? अरे भैया इन दोनों के बीच में नहीं है, ये इन दोनों के बीच में ये नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे पता चल गया? तो आराम से देख लो भैया, कौन सी दिक्कत है। ये है लाइन, अगर इस पे हमने नंबर लिख दिया तो हो गई नंबर लाइन। किसी लाइन पर आप नंबर लिखते हो तो हो गई नंबर लाइन। ये इधर अमेरिका से घूम करके वापस आएगी, ये इधर बांग्लादेश सीरिया उस सब पाकिस्तान उकिस्तान चली जाएगी, पता नहीं इधर किधर चली जाएगी। ठीक है, देखो भैया इस नंबर को हम शो करना चाहते हैं, माइनस, इधर माइनस होता है, -0.83। सर जी यहाँ पर माइनस का 0.5 है, आधा, आधे से ये थोड़ा सा इधर है, इसका मतलब मान लो कि यहाँ होगा, मान लो कि यहाँ होगा। आगे इसका देखते हैं 8, यहाँ है 0.5, 8 7, मान लो कि यहाँ होगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके बीच में आ रहा है? 0.9 माइनस का, तो ये तो इधर आएगा, ये तो इधर आ जाएगा, 0.9 माइनस का 0.9, ये तो और इधर है, इसका मतलब यही पहला वाला बाहर है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं कि लाओ इन तीनों को चेक करें, वो बोला है कि कौन सा बीच में नहीं है, तो पहला वाला ही मिल गया, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या फरमा रहा है? कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम बताओ, तब जाने। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका पैर उठा के ऊपर कर देंगे, सर नीचे कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पलटना ना भूलिएगा, नहीं तो वो भी आपको पलट देगा, कहेगा एक को नंबर नहीं देंगे, ऐसा ना करिएगा। चलो क्वेश्चन ये है, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर कभी भी घात निगेटिव रहे, निगेटिव माइनस में रहे, तो हमेशा
अंदर का मटेरियल पलट दीजिए, घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये -2 है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर के मटेरियल को पलट देंगे। 8 जाओ ऊपर, 3 आओ नीचे। अब ये घात क्या हो गई, सिर्फ 2 गुणे, ये भी माइनस है तो हम अंदर का मटेरियल पलट देंगे, 5 ऊपर कर देंगे, -4 नीचे कर देंगे। माइनस लगाने के 3 तरीके हम आपको बता चुके हैं। एक माइनस आप चाहे ऐसे लगाओ, a/b है, a/b है, a/b है, चाहे ऊपर लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, चाहे सामने लगाओ, सब सही है, तीनों सही है, तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो भैया अब देखो आराम से देखिएगा। 8 कितनी बार है सर जी, 2 बार है, गोद दिया गया है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, गोद दिया गया है। 5 कितनी बार है सर जी, 3 बार है, गोद दिया गया है। अच्छा ये 3 रहेगा भैया, 5 गुणे में 5 गुणे में 5। सर जी -4 3 बार कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अगर विषम बार है, विषम जैसे 3 5 7 9 11 13 17 27 कुछ भी हो, तो उसका आंसर माइनस एक ही बार ठोकिएगा। और अगर सम बार है तो हटा दीजिएगा, जैसे 2 4 16 32 कुछ भी रहे। माइनस अगर विषम बार है तो एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस अगर सम बार है तो लिखबे नहीं करेंगे। इसका मतलब -4 एक बार, 4 एक बार, 4 एक बार। अगर आपको शौक लगता है कि लाओ सर जी यहाँ भी माइनस लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सन्नाटा, यानी प्लस हो जाएगा भैया। चलो इसलिए हमने हटा दिया। सर जी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी शहीद, खत्म। 4 चौक 16 चौका 64, 8 अठाई 64 से शहीद हो गया। अब हमारे पास बचा है ऊपर 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। अरे भैया 5 पचे 25, पंजे 125। सबसे पहले नीचे है माइनस तो उसको ठोक दो, 3 त्रिका 9 यहाँ पटक दो। क्या यही आंसर, लाओ ठोके 125/9, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम उल्टा बताओ, उल्टा, तो -9 को ऊपर ले जाओ और 125 को नीचे लाओ, इसलिए आपका फाइनल आंसर हो गया -9/125 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कह रहा है, ये विभाज्यता के नियम का है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या 5 4 7 ए 3 से विभाज्य है का योग होगा। मतलब ए के प्लेस पर कितना संभव रखा जा सकता है, क्या क्या रखा जा सकता है। देखो पहले ए का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, बस काम खत्म। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं में से कोई एक अंक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है एक अंक है भैया, तो अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब देखो ध्यान से, संख्या 3 से कट रही, इसका मतलब अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 5 4 9, 9 7 16। अब हमारे पास 16 आया, 16 में अभी ए जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ए। अब ए आप फ्री हो, इसमें से कुछ भी चूज करो, लेकिन जब हम जोड़ें तो आंसर जो आए वो 3 से कटने वाला। जैसे 16 में अगर 0 जोड़ेंगे, 16 में अगर 0 जोड़ेंगे, यहां देखो अगर 0 रखेंगे तो 16 + 0 आंसर 16 आया, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। ये रख के चेक करो 1, 16 + 1 तो कितना हो गया 17, 17 भी 3 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 16 में 2 रख के चेक करो, कितना 2 रख के चेक करो, तो 16 और 2 कितना हो गया, 16 2 18, इसका मतलब ये 3 से कट गया, तो हमारी जो संख्या है वो भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए के प्लेस पर 2 हो सकता है, ए के प्लेस पर 2 हो सकता है। अब क्या करें, 3 रख के चेक करें, 4 रख के चेक करें, 5 रख, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, इतना बड़ा जुल्म नहीं करना है। कैसे क्या करेंगे तब, बहुत ही आसान है। जब पहला अंक मिल गया है, इसमें 3 जोड़ो अगला मिल जाएगा, उसमें 3 जोड़ो अगला मिल जाएगा, काम खत्म। इसका मतलब 2 के बाद 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 रखने पर कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 5 में 3 जोड़ो तो 8, 8 रखने पर भी कट जाएगा। 8 में 3 जोड़ दो 11, 11 तो रखना नहीं, क्योंकि एक अंक रखना है, संख्या नहीं रखनी है। ठीक, तो ए की जगह पर क्या क्या पॉसिबल है,
ए की जगह पर 2 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 8। कह रहा है कि इन संभव मानों का योगफल बताओ, योगफल। यानी हमसे पूछा है 2 + 5 + 8। सर जी 5 2 7 8 15, उत्तर हो गया 15। कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भैया डिविजिबिलिटी रूल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इतना और इतना के गुणनफल में क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। मेहनत से फुसला करके इनको आपस में गुणा कर देना है। उसके बाद यदि x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये होना चाहिए था, यहाँ एक्स क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः, यानी ये वाला a रहेगा, इसका वाला b रहेगा और इसका साथी c रहेगा, तो a + b - c का मान बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली गुणा करो मेहनत से। चलो देखो, 9x² + 15 - x, ये पहला है, इसको गुणा करना है -1 - x + x² में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि सर जी पहला वाला उठाते हैं, तीनों में गुणा करेंगे, जब इसका हो जाएगा तो दूसरा वाला उठाएंगे, तीनों में गुणा करेंगे, उसके बाद जब हो जाएगा तो तीसरे वाले का गुणा तीनों में कर देंगे, खत्म। पहले एक को पकड़ लो, एक को, और तीनों में गुणा करो। 9x² का -1 में सबसे पहले निशान का गुणा होता है, फिर नंबर का गुणा होता है, फिर लेटर का गुणा होता है। तो प्लस का माइनस में हुआ तो माइनस आ गया, 9 का 1 में हुआ तो 9, और x² का है ये नहीं साथी, तो x² आ जाएगा। अभी इसी का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, 9 का 1 में तो 9 आ गया, और x² का x में तो 3 घात आ गई। गुणा में घातें जुड़ती है, x² का x में तो x³ हो गया। अभी इसी 9x² का इसमें करते हैं तो प्लस आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x⁴ आ जाएगी। अब इसके बाद इसका हो गया तीनों में, तो हम 15 से करेंगे। 15 का -1 में तो माइनस का 15 आ गया, 15 का -x में तो -15x आ गया। अब इस 15 का x² में तो प्लस का 15x² हो गया। आगे बढ़ जाओ, -x का -1 में तो प्लस x आ गया, -x का -x में तो प्लस x² आ गया, -x का प्लस x² में तो -x³ आ गया। ये है गुणनफल। अभी अगर आपको लगता है कि हम छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लो भैया, जैसे देखो आराम से देखो, देखो सबसे बड़ी घात ये है 9x⁴, तो वो हमने पटक दिया 9x⁴। अब 3 घात देखो कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, देखो दिखाई दे रहा है, -9 है, -1 है, -9 -1 कुल मिलाकर के हो गया -10 x³। यहां तक सही है। x² वाला देखो कहाँ कहाँ है, सर जी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। सबसे पहले ही दोनों गधावन का जोड़ लो, इन दोनों गधावन का जब आप जोड़ोगे तो 15x², 1x² 16x² हो गया, 16 में से 9 निकाल दो तो उत्तर आ गया 7x²। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अब x वाला देखते हैं, x वाला कहाँ कहाँ है, सर जी यहाँ है और यहाँ है, -15 है, प्लस का 1 है तो माइनस का 14x आ गया। नंबर भी है, हाँ नंबर भी है, -15 बाकी कहीं नहीं है, तो ये हमारा उत्तर आया। अब देखो कह रहा है कि x³ x² और x³ x² और x³ का जो साथी है वो a है, यहाँ x³ का साथी -10 है, इसका मतलब a का मान -10 आ गया। x² का साथी b है, तो x² का साथी प्लस का 7 है, इसका मतलब b = 7 आ गया। आगे बोला है x का साथी c है, और हमारे क्वेश्चन में x का साथी -14 है, जिसके साथ माइनस रहेगा नोट करेंगे, याद रखेंगे, ठीक। चलो भैया, अब किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है a + b - c का मान बता दो, a + b - c। a का मान -10 हमने पटक दिया, अगर माइनस रहे तो ब्रैकेट लगा दो, कभी भी गलती नहीं होगी, प्लस b का मान 7 है, ये माइनस हमने गोद दिया, c का मान -14 है, यहां पटक दिया। अब आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो गया 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 में से 10 निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा एक क्रिकेट की टीम।
किसकी? क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, जिसकी टीम मानना चाहे तो आप मान लो। उत्तर आ गया ऑप्शन ए वाला। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करना है गुणनफल निकालने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है जब x का मान इतना, y का मान इतना हो तो व्यंजक कह रहा है इसका मान बता दो। बहुत ही आसान, बस खाली वैल्यू पटकना है, थोड़ा सा आराम से, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि y का मान माइनस में है। तो चलो रखते हैं। सबसे पहले क्या है? 81 हमने पटक दिया, गुड़े x की घात 2 है, इसका मतलब 1/9 गुड़े में 1/9, ये हो गया क्योंकि 2 बार लिखना था। प्लस में है 16 तो हमने लिख दिया प्लस का 16। वाई स्क्वायर, y को 2 बार लिखना है यानी -3/4 और गुड़े में -3/4। चाहे आप पावर लगा सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लो। फिर -72xy, -72, x का मान 1/9 है और y का मान -3/4 है। जो चीज गुणे में है ऊपर नीचे है तो उसको सहित कर दो। जैसे 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये देखो पूरा खत्म हो गया। ऊपर एक एक का गुणा करोगे तो एक, नीचे नीचे एक का गुणा करोगे तो नीचे एक। नीचे वाला एक लिखा नहीं जाता, ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक, चलो देखो भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 खत्म। -3 गुणे -3 क्या है भैया? -3 गुणे -3, दोनों को गुणा करो तो माइनस का माइनस में तो हो गया प्लस, 3 का 3 में तो 9 हो गया। यहां से 9 एकम 9, 9 अठे 72, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास बचा है माइनस का 2, माइनस का 3। इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। 2 का गुणा 3 में होगा तो 6। कुल मिला के उत्तर आ गया 16। कितना आ गया? अरे 9 1 10 6 16। कौन सा सही है? ऑप्शन डी वाला सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नहीं कह सकते, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अभी की आयु, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में 7 जुलाई को पूछा गया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही डेटा भी दिया था, ऐसे ही आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये मान के चलो, ठीक है, लेकिन डेटा तो अलग है। बाकी तो ये कोई नहीं बता सकता मैथ में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक, चलो अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखो कह रहा है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। उसकी बेटी की आयु जो है वो 9 वर्ष है, सॉरी x वर्ष है, वो उसकी 2 गुने। इसका मतलब अभी की जो रहेगी वो 2 गुनी है। तो अभी की कितनी हो जाएगी भैया? अभी की हो जाएगी 2x। मोटी पेन चल रही है क्या? और पतली कर लें ए भैया। अब सही हुआ? मिट जा भैया, काहे परेशान किए। चलो अभी की कितनी हो गई? 2x, और बेटी की कितनी है वो तो x आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अगर हम 5 वर्ष पीछे जाते हैं तो दोनों लोग 5 5 कम होंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, नहीं मोटी कर लें, वैसे सही था। ये पतली ज्यादा हो गई है ना भैया, ये पतली ज्यादा हो गई, ये वाली सही है। चलो 5 वर्ष पहले, तो ये है 2x, 2x माइनस 5, 5 इसमें से घटा, ये x माइनस 5। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। बराबर लगा के उसकी बेटी में 4 गुना कर दो, खत्म। बेटी की 4 गुने के बराबर इनकी आयु थी। अब देख लो कौन सा सही है, बस यही पूछा गया है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है भैया। 2x माइनस 5 बराबर में 4 पहले को 2, x माइनस 5। देख लो किसमें है, किसी में है भैया कि नहीं? किसी में नहीं है सर जी, है तो 2x माइनस 5 और x माइनस 5, ये देखो है, ऑप्शन डी वाला सही है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली सेट करना आना चाहिए। लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, यही कि कैसे किधर गुणा करें। बहुत ही आसान हम तरीका आपको बताते हैं। देखो बेहतर होगा कि आप इंग्लिश वाला पढ़ लो।
इंग्लिश वाला जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे ठोकते जाओ सिंबल, काम खत्म। बस खाली है का मतलब ये समझ जाइएगा, इस का मतलब बराबर लगाइएगा, बस इस इक्वल का मतलब इस इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन बनेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक, सेम यही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, इतने रुपए की एक राशि का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतने वर्षों के पश्चात कितना होगा। बहुत ही दिक्कत करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे बहुत ही आसान। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन। टाइम कितना है सर जी, 2 कंप्लीट 3/4, यानी 2 सही 3/4 वर्ष। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये है प्रिंसिपल। रेट कितना है, 8%। 80 नहीं भैया, 80 ना लिखें भैया, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। चलो यही लिखते हैं, रेट 8% और ये है प्रिंसिपल। देखना आराम से देखना। वैसे आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए। क्या करना है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले डायरेक्ट अमाउंट बराबर एक बार जो आपका प्रिंसिपल है उसको ठोको। अब इसके बाद देखो, ये गधा हुआ पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया था, वही। चलो इनटू, ध्यान से देखना, 2 सही 3/4 वर्ष है, मतलब 2 वर्ष कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 3/4 वर्ष आगे जाना है, 2 वर्ष कंप्लीट। तो हम कैसे करेंगे, आराम से देखो। पहले निकालो 1 साल का, 8% है ना, 100 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 108। बस 1 साल का हिसाब हो गया। अभी हमें 2 साल चलना है, एक बार और, फिर 8, 108। अगर 3 साल चलना होता फिर से 108 लेते, 4 साल फिर से 108। अब थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये जो 2 आपका हुआ है ना, ये कंप्लीट हो चुका, पहला साल दूसरा साल। ये 3/4 कैसे लिखेंगे, तो जब कभी भी अगर ऐसे रहेगा, ऐसे वर्ष दिया रहेगा, तो पहले इसको साइड में बुला लाना, सर जी इधर आओ तनी, और अपने रेट को इससे गुणा करना है, अपने रेट को इससे गुणा करना है। जितना ये फालतू रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, उसको साइड में ले आना, और ये जितना रेट है उसको गुणा कर देना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस बार का जो उत्तर आ रहा है वो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बस 8 नहीं लगाना है, 6 लगाना है। तो 100 में 6 जोड़ेंगे, 106। खत्म हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम एक चीज और आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप कहोगी सर जी ये क्या हो रहा है। देखो मान लो कि रेट जो है वो 10% है, मान लो रेट प्रतिशत जो है वो 10% है, और टाइम लिखा हुआ है 3, इतना लिखा हुआ है। कैसे काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले में क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो रहेगा ही, प्रिंसिपल रहेगा। 3 साल पहले पूरा करो, तो 10 बढ़ाओ 110, 1 साल हुआ। फिर अगले साल 110, 3 साल चलना है, फिर एक बार 110। अगले साल इसमें चलना है, तो इसको पहले कर दो साइड में, 3/5। रेट कितना है, 10, 10 से गुणा करो, यहां से आगे कितना, 6, तो 6 बढ़ाना है, 106/100 लिख दो, काम खत्म। समझ में आया। अब टुकड़े वाला रहेगा, कर ले जाएंगे ना, कोई तकलीफ तो नहीं ना भैया। चलो अब टुकड़े वाला रहेगा, सब लोग कर ले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए अब इसको काटना तो बहुत आसान है सर जी, कैसे काटे, 25 से। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये दोनों शहीद कर दिए, 25 चौका 100, 25 25 संयम 625, 25 चौका 100, गया तेल लेने, सही है। यहां से आ गया 27, यहां से आ गया 27। 10 से भाग देना आसान है, अभी 5 से गुणा या 2 से भाग, वो सब रहने दो, ऐसे चलने दो। अब हमारे पास जो आया है वो देखो, पहले 27 गुणे में 27 गुणे में 106 बटे में 10। 27 का 27 में गुणा करेंगे 729 आएगा, गुणे में 106 और बटे में 10। 729 का गुणा 106 में, देखो भैया
729, 106, 6 9 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 6 7 42, 1 43। जीरो से करेंगे नहीं, डायरेक्ट एक से करते हैं। 1 9 9, 1 दूनी 2, 1 7 7। सर जी यहाँ से 4, यहाँ से 7, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ आ गया 77 27 4, 77 27 4 बटे में 10, दशमलव खिसकाओ, काम बढ़ाओ, आगे काम खत्म। 7724.4 कौन सा सही है? 7000। ओहो, पहला वाला ऑप्शन सही है ना? आसान, बस खाली कैलकुलेशन है। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो करना ही कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या फरमा रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो पहला वाला कोण कितना हो जाएगा? 2x, दूसरा 3x, उसके बाद 5x, उसके बाद 8x। सब लिखो या ना लिखो, बाकी आपकी मर्जी है। चलो 2x, 3x, 5x, इससे भी आसान है कि सर जी यूनिट में कर लो, है ना? यहीं से 3 2 5 5 10 8 18, 18 का मान 360, वही काम आप लिख के करो, चाहे 2 3 5 5 10 8 18, 18x बराबर में है 360, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो x का मान आ गया 20। जब x का मान आ गया है तो ये पहले वाले का मान हो जाएगा 2 गुणे 20 यानी 40, दूसरे का मान हो जाएगा 3 गुणे 20 यानी 60, तीसरे वाले का मान हो जाएगा 5 गुणे 20 यानी 100। ये क्या लिख दिए? 5 गुणे 20 यानी 100। अगले वाले का मान हो जाएगा 8 गुणे 20 यानी 160। कहना क्या चाह रहे हो वो देखो, कह रहा है कि इसके सबसे बड़े कोण यानी 160 के संपूरक, अच्छा, दो कोणों का योगफल अगर 180 हो जाता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। तो बताओ भैया इसका संपूरक क्या रहेगा? संपूरक का मतलब अगर एक कोण आपको पता है, दूसरा वाला निकालना है तो 180 में से घटा दिया करो। ठीक, अगर पूरक रहे तो दो कोणों का योगफल 90 होता है, तब पूरक कहलाते हैं ना। तो हमेशा 90 में से घटा के पूरक निकालो और 180 में से घटा के संपूरक निकालो। तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? इसका संपूरक कितना हो जाएगा? 180 में से 160 निकाल दो, 180 माइनस 160, इसका मतलब 20 अंश। आगे कह रहा है तथा सबसे छोटे कोण के पूरक, अच्छा इसका पूरक, पूरक बताया गया कैसे निकालेंगे भैया पूरक? 90 में से घटा के, तो 90 माइनस 40 यानी उत्तर आया 50। कह रहा है इन दोनों का योग बताओ। अच्छा, इन दोनों का योग 50 प्लस में 20, उत्तर आपको तुरंत पता चल गया। ये रेट है किसी चीज का, कितना है? 70। चलो भैया ऑप्शन बी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन को बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप क्या है? एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न। कह रहा है कि 110 एक कोण का मान है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण का मान। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। आपको करना क्या, हम ट्रिक से पहले बताते हैं। देखो 90 में आपको इसका आधा जोड़ना है, 110 का आधा जोड़ देना है, बस ये आंसर हो गया। सर जी कैसे? 90 प्लस 55, 55 ही तो आएगा ये, तो उत्तर हो गया 145। डायरेक्ट आंसर ले लो, काम खत्म, ऑप्शन बी वाला। लेकिन सर जी हुआ कैसे? तो होने के लिए वो चीज आप देख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक नन्हा मुन्ना सा त्रिभुज है, नन्हा मुन्ना सा ये त्रिभुज है। ठीक, ये है त्रिभुज चचा, और ये इसको ले चले यहाँ। चलो देखो ये है त्रिभुज। अब इसमें मान लेते हैं पहले ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मान 110 है। उसके बाद कह रहे हैं इन दोनों का समद्विभाजक
मतलब आधा। अच्छा मान लेते हैं अपने फायदे के लिए इसका मान 2x है, अपने फायदे के लिए 2x माने, अपने फायदे के लिए, ठीक। और यहां पर इसका मान लिए हैं कि 2y है। चलो आगे कह रहा है इन दोनों का समद्विभाजक, मतलब इसका आधा करो सर जी, इसका आधा करो, इसका आधा, ठीक है आधा हो रहा है, हाँ हो रहा है। और कह रहा है इसका भी आधा करो, इसका भी आधा करो, इसका भी आधा हो रहा है, हाँ ठीक है आधा हो गया। मान लो ये O है, तो कह रहा है इसका मान बता दो तब जाने, ठीक है। सबसे पहले ये जब दोनों महाशय नहीं थे तब क्या था, तब ये ऐसा था, देखो 2x प्लस में 2y प्लस में 110 बराबर में 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 110 2x 2y इसका योगफल 180। क्या यहाँ पे दो कॉमन हो सकता है, हाँ सर जी हो सकता है। क्या ये 180 में से 110 माइनस हो सकता है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 70 आएगा। और यहां पर x प्लस वाई का मान आ गया 70/2, 70/2 इसका मतलब 35। अब आपके जीवन में इस क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई का मान रहेगा तो 35 रखना है। चलो देखते हैं। अब थोड़ा नन्हे मुन्ने से इसमें आते हैं BOC में। BOC में ये पूरा कितना था 2y, तो ये आधा कितना रहेगा y, वही तो बोला है समद्विभाजक आधा करता हुआ। ये पूरा 2x था, ये कितना रहेगा x। अच्छा हमसे ये पूछा है, मान लेते हैं इस कोण को O, तो यहां पर देखो x प्लस वाई प्लस O बराबर 180। अभी आपने सीखा है कि x प्लस वाई का मान हम कितना रखेंगे 35, तो यहाँ कितना बचेगा O, और ये पहले से है 35 बराबर में है 180, तो O बराबर 180 माइनस 35 बराबर में 155। सर जी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इससे अच्छा है डायरेक्ट जितना कोण आपको मिले उसका आधा करना है, 90 जोड़ देना है। जैसे कोई कहे कि हमारा जो कोण है वो 60 अंश है, बताओ यही क्वेश्चन में उसका आंसर कितना आएगा, तो हम इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 में 90 जोड़ेंगे उत्तर हो जाएगा 120, खत्म। अगर कोई कहे कि 100 अंश है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो 100 का आधा 50, 50 में 90 जोड़ दो, इसका मतलब 140, खत्म। इतना ही आसान क्वेश्चन है, फालतू दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे त्रिभुज एबीसी में AB 4 है, AC 5 है, BC 6 है, PQR में PR इतना है, PQ। अच्छा दो त्रिभुज हैं, चलो हम त्रिभुज पहले बना देते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक। चलो भैया एक का नेम ABC है, चलो ABC, और एक का नेम है PQR, PQR। AB का मान 4 है, AC का मान 5 है। AB का मान 4 है, AC का मान 5 है और BC का मान 6 है। आगे है PR का मान 4 है, PR का मान 4 है, PQ का मान 5 है और RQ का मान 6 है, ठीक। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम है किसके, किस त्रिभुज के। सबसे पहले देखो तीनों भुजा बराबर, अगर दो त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अजीब हो रहता है, ठीक है। देखो ये देखो 4 है, ये देखो 4 है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। तो अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख बना कोण भी बराबर होगा, ये वाला कोण इसके सामने ये वाला कोण के बराबर होगा, सही भैया। ये वाला इसके बराबर होगा, इसके सामने ये, इसके सामने ये। 5 ये है भुजा, इसके सामने यहां कोण बनेगा, 5 ये है, इसके सामने यहां कोण बनेगा, इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और जो बाकी बच गया वो भी आपस में बराबर। अब लिखने का तरीका देखो, ABC ये बोला था इसलिए हमने लिख दिया, इसलिए हमने लिख दिया। अब हम इधर बद गए, त्रिभुज के बाद बद गए,
जो कोण ए के बराबर रहेगा उसी को लिखना है पहले, जो बी के बराबर रहेगा उसको लिखना है दूसरे नंबर पे, जो सी के बराबर रहेगा उसको लिखना है तीसरे नंबर पे, जो ए के बराबर पहले नंबर पे। ए का देखो तीसरा, ये पी के बराबर है, इसका मतलब पी हो गया। सही है। बी के बराबर कौन है? बी दो लाइन वाला आर, यानी आर। सही है। और अच्छा ये कुछ गलत लिखे थे, पी क्यू आर सही तो लिखा है भैया। चलो आगे जो बच गया, इसमें क्यू बच गया, पी आर क्यू कहीं है देख लो, ये है पी आर क्यू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पी आर का मान 4 था, सही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम इतने मीटर क्यूब पानी आ सकता है, मतलब इसका आयतन इतना है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर, यानी एल का मान 8 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर यानी बी का मान 15 मीटर है, कितने मीटर होगी? क्या चीज? इसकी ऊंचाई पूछी भैया, ये कितने मीटर, इसकी ऊंचाई के बारे में बात है। थोड़ा सा में स्प्रिंट है। जब या तो इसके पानी की गहराई 2/3 भरी हुई है, अच्छा ठीक है, तब इसकी ऊंचाई कितनी होगी जब इसमें पानी 2/3 भरा हुआ है। सबसे पहले आराम से देख लो, हम फिगर से आपको समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये है आपकी टंकी, इसमें अगर पूरा पूरा पानी आप भरोगे ना तो इतना मीटर क्यूब पानी आता है, लेकिन वो कह रहा है पूरा पानी ना भरो, 2/3 भरी है, यानी 540 का 2/3 निकाल लो। 3 एकम 3, यहां से 18 3 54, 18 दूना 36 यानी 360 मीटर क्यूब। आपको पानी इतना ही भरना है, मतलब इतना ही आयतन निकालना है। जैसे मान लो कि टंकी इतना ही आपको भरनी है बस, तो इसका आयतन कितना है? 360 मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? और घनाभ का आयतन कितना होता है? फार्मूला, घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ है 360, ये ना रखिएगा 540, क्योंकि 540 तो पूरे का है, वो कह रहा है सिर्फ पानी इतना भरा हुआ है, मतलब इस 540 का हमने इतना निकाला तो इतना आंसर आया, तो यही आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो एल बी एच 360। एल का मान है 8, बी का मान है 15, एच का मान है वो तो आपसे पूछा है 360। चलो काटें, चलो उधर ले चलें, तभी काट दें भैया, आपकी मर्जी, चाहे जैसे काटो। 8 और 15 ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 15 एकम 15, 15 3 45, यानी सिर्फ सादा सुधा आंसर आया 3, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, दो और क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन ये है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है, यानी दो समबाहु त्रिभुज हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात जो है 16:9 है। बड़ा पहले है छोटा बाद में, क्योंकि देखो बड़ा नंबर पहले है छोटा नंबर बाद में, इसका मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल पहले और छोटा वाला बाद में। कह रहा है यदि छोटे त्रिभुज की परिमाप 63 सेंटीमीटर, ओहो, त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल 63 दिया है, और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर, तो अगर हम एक भुजा का मान निकालना चाहें तो 63 में 3 से भाग देंगे तो उत्तर आ गया 21 सेंटीमीटर। यहां से हमें यह पता चल गया कि छोटे वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है, ये आपको बताना है। अरे भैया छोटी खाली भुजा पता है, बड़ी वाली भुजा ही नहीं पता है। जब तक बड़ी वाली भुजा नहीं पता रहेगी तब तक कैसे छोटे वाले से कंपेयर करेंगे। तो हमें निकालना है, सबसे पहले ये बनाना है। चलो मान लो कि ये देखो बड़ा वाला है समबाहु त्रिभुज और ये छोटा वाला समबाहु त्रिभुज है, ये सही है। इसकी नहीं पता है, मान लो कि x x x है, इसकी तो पता है 21 21 21, सही है। इसका क्षेत्रफल पहले, इसका क्षेत्रफल बाद में। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया जी? चलो लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज
का क्षेत्रफल। अच्छा ये बड़का वाला पहले है, लो बड़का वाला पहले का क्षेत्रफल, और नीचे क्या रहेगा, छोटा छोटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पता चल रहा है, बड़ा छोटा, सही है। 16/9, 16:9 है ना, 16/9। अब फार्मूला लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 और गुणे में भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। सर जी भुजा तो पता ही नहीं, x है तो x गुणे x लिख दो, कौन सी दिक्कत है। बटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे इसकी भुजा तो पता है 21 गुणे 21 लिख दो, हो गया, बराबर में 16/9 लिख दो। यहां तक बात पल्ले पड़ी। देखो ये चीज ऊपर भी है, ये चीज नीचे भी है, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब सर जी क्या करना है, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से देखना, x का गुणा x में करेंगे तो x² आएगा, 21 गुणे 21 जो है ना उसको ऊपर भेज दो, तो 21 गुणे में 21 और गुणे में 16 बटे में 9। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। 21 गुणे 21 ऊपर हमने भेज दिया। देखो 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21। x² बराबर हुआ 7 गुणे में 7 गुणे में 16। हमने जानबूझ के गुणा नहीं किया क्योंकि अभी निकालना है वर्गमूल। 7 गुणे 7, इस 16 को क्या हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस काम खत्म। यहां से 7 निकला, यहां से 4 निकला, इसका मतलब x का मान आ गया 7 गुणे में 4, 28। 28 आंसर ना ढूंढिएगा उसमें, ये तो बड़े वाले का मान आया है, बड़े वाले का मान आया है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। अरे भैया इसका मान 28 है, इसका मान 21 है, तो 28 बड़ी है कितनी, घटा के देख लो, उत्तर आ गया 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो ऑप्शन सी सही है। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये रेशियो का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी एक हमारे पास त्रिभुज है और एक वृत्त है। चलो ये बन गया वृत्त और ये बन गया त्रिभुज। डिजिटल का यही फायदा है ना, चाहे जब चाहे जो बना लो। चलो भैया दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और जिसका परिमाप, अरे 67 सेंटीमीटर नहीं भैया 6 पाई है ये, ठीक है। चलो हम यहाँ से काट दिए, 6 पाई सेंटीमीटर है। किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं, यानी वृत्त की परिधि का आंसर 6 पाई है, लिख दें। चलो भैया वृत्त की परिधि, इसका आंसर खुद ही उसने बता दिया है कि 6 पाई है, और फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहां से इसका मान 6 पाई, पाई से पाई शहीद हो गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इसका मतलब आर का मान आ गया 3। आर का मान यानी रेडियस आ चुकी है भैया यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। आगे यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ओहो इसका मान 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत ऊंचाई बता दो। तो यहां से ऊंचाई यानी इसका मान निकालना है। अब पहली वाली लाइन का देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये खुद ही क्वेश्चन ने दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना भैया। पाई का मान पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर में देखो पाई आ रहा है, देखो यहाँ पाई है यहाँ पाई, इसलिए पाई ही रहने दो। आर का मान है 3, तो स्क्वायर लिखो 3 2 बार, 1/2, आधार का मान 8 है, h का मान आपसे पूछा गया तो यहाँ 8 रख दो, और h यानी ऊंचाई का मान आपसे पूछा गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इस 4 को इधर कर दो, तो यहाँ से 9 पाई हो गया, अरे 3 त्रिका 9 पाई बटे में 4, यही h का मान हो गया भैया, यही h का मान। काट देते हैं दशमलव में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
एक बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसका मतलब उत्तर आ गया 2.25 पाई, 2.25 पाई। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है। तो इस तरीके से टोटल थे 20 क्वेश्चन, सबका हो गया सत्यानाश। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।